अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 के ऊपर। सेक्शन 10 इसका ये बोलता है कि अगर एक ऑफेंडर जो है, एक एक्यूज जो है, सपोज ए है, हमको कंफ्यूजन है कि ए ने हर्ट कमिट किया है या फिर ग्रीवियस हर्ट कमिट किया है। ओके, तो सेक्शन 10 हमारा ये बोलता है कि इन दिस पर्टिकुलर केस हम ए को हर्ट के लिए कन्विक्ट कर देंगे। यानी कि अगर आपको एक माइनर और मेजर ऑफेंस में कंफ्यूजन है कि एक्यूज ने माइनर ऑफेंस किया है या फिर मेजर ऑफेंस किया है, तो हम उसको एक माइनर ऑफेंस के लिए ही कमिट करेंगे। हमारे एग्जांपल में जो माइनर ऑफेंस है वो हर्ट का है और मेजर ऑफेंस ग्रीवियस हर्ट का है, एंड दैट इज व्हाई अगर कंफ्यूजन है हमें, देन वी विल कमिट ए ऑफ हर्ट। ओके, बिकॉज जो हर्ट है उसकी लोएस्ट पनिशमेंट है एज कंपेयर टू ग्रीवियस हर्ट। ओके, तो हमको एक चीज याद रखनी है सेक्शन नंबर 10। अब हम आते सेक्शन नंबर 11 के ऊपर। इसमें बात करी गई है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर लिमिट के बारे में। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट देते हो किसी भी एक्यूज्ड को, तो किसी भी केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। अब तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट है वो थोड़ी सी रिलैक्स कर दी गई है, लेकिन पुराने ज़माने में ब्रिटिश के टाइम्स में ऐसा होता था कि आप एक बंदे को एक रूम में बंद करते थे एंड वहाँ पे लाइट का भी प्रोविजन नहीं होता था। यानी इतना ज़्यादा अंधेरा होता था वहाँ पे कि आपको लाइट का देखने का कोई प्रोविजन था ही नहीं। हमारे काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को ऐसे कंडीशंस में बंद किया हुआ है। जैसे कि वीर सावरकर थे, उनको भी काला पानी भेज दिया था, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होता था। अब जो काला पानी की पनिशमेंट थी वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पनिशमेंट की ही उसी का एक वर्जन था, एंड वहां पे अंधेरे में आप एक्यूज को बंद कर देते थे एंड सालों साल वो अंधेरे में ही बंद होते थे। अब उस प्रोविजन को काउंटर करने के लिए हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो प्रोविजन है वो आईपीसी में पहले था, एंड अब जो ये न्यू कोड आया है इसमें भी सेम प्रोविजन के बारे में बात करी गई है, बट इसमें रिलैक्सेशन हो गई है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है कि लाइट नहीं आएगी, वहां पे अच्छे खासा एक आपको कंडीशंस मिलती है रहने के लिए, एंड इन ह्यूमन कंडीशंस नहीं होती है। इवन तो आपको एक रूम में बंद कर रहे हैं अकेले, बट स्टिल ऐसा नहीं होगा कि आपको वहां पे टॉर्चर करा जाए। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको जो प्रिलिम्स सबसे याद रखना है वो यही है कि 3 मंथ्स, 3 महीने की मैक्सिमम आपको सजा मिल सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। ओके, अब इसमें भी कुछ लिमिट्स दी हुई है। इसमें भी कुछ लिमिट्स दी हुई है कि अगर आपकी सजा ये टर्म की है तो आपको इतना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मैक्सिमम टर्म मिलेगा, तो भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है वो 6 मंथ्स की है, यानी आपको 6 महीने या उससे कम की सजा मिली है, तो मैक्सिमम आपको 1 महीने की ही इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। यानी कि 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड बाकी के 5 महीने नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकती है। ओके, इसके बाद इसमें बोला गया है कि अगर आपको जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ से 12 महीने के बीच की पनिशमेंट आपको मिली है, तो मैक्सिमम आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने तक के लिए ही मिल सकता है। ओके, तो ये सेकंड एक क्लासिफिकेशन करी गई यहां पे। थर्ड क्लासिफिकेशन इसकी ये बोलती है कि अगर आपको 1 साल से ऊपर की पनिशमेंट मिली है, मोर देन 1 ईयर, इन दिस पर्टिकुलर केस मैक्सिमम आपको 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है, जो कि हमने पढ़ा है कि इस लिमिट से ऊपर तो आप सॉलिटरी कन्फाइन किसी को कर ही नहीं सकते हो। मैक्सिमम 3 मंथ्स की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है, एंड वो तब मिलेगी आपको जब 1 साल से ऊपर की आपको कोई सजा अवॉर्ड हुई है। ओके, अब सेक्शन 12 पे हम आते हैं। इसमें बोला गया है
कि अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट अवॉर्ड कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इकट्ठे एक बार में ही पूरी आपने 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दी एक्यूज को। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इंटरवल्स होने चाहिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बीच में, बिकॉज अगर आप किसी को अकेले एक रूम में बंद कर देते हो, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है, वो एक तरह से सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है एंड उसकी जो मेंटल स्टेट है उस पर असर पड़ता है। एंड दैट इज वाई एक बार में आप मैक्सिमम यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि 14 डेज ही, मैक्सिमम 14 डेज ही आप एक बंदे को एक बार में सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हो। उसके बाद आप उसको वहां से निकालोगे एंड नॉर्मल जेल में आप उसको बंद कर दोगे, ताकि सोसाइटी से उसका जो कॉन्टैक्ट है वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए। ओके, तो हमको याद रखना फ्रॉम ब्रिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि 14 डेज मैक्सिमम आप एक पर्सन को सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हो। ओके, अब इसमें एक और चीज गिवन है कि अगर आपको किसी भी ऑफेंस के लिए 3 मंथ से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है, ओके, मोर देन 3 मंथ्स की आपको पनिशमेंट किसी ऑफेंस के लिए मिली हुई है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है वो 1 महीने में 7 दिन तक ही मिल सकती है। ओके, 7 डेज अ मंथ। ओके, तो अगर किसी को 3 महीने की सजा मिली है तो पहले महीने में इसको 7 दिन की सजा मिल सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, एंड बाकी के दिन वो नॉर्मल जेल में बिताएगा। फिर जब दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो दोबारा से आप उसको 7 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल सकते हो, एंड बाकी के दिन इसको आपको नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में रखना पड़ेगा। एंड तीसरे महीने भी सेम ही चीज होगी। एंड अगर ज्यादा लंबी पनिशमेंट है, 2 साल 3 साल की पनिशमेंट है, तो यहाँ पे भी सिमिलर ही जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि 7-7 दिन करके आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 6 महीने एक बंदे को सॉलिटरी कन्फाइन कर दो। मैक्सिमम लिमिट भी हमको इसी सेक्शन में दी हुई है कि एक बंदे को आप मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ही सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हो। ओके, तो दोनों चीजें हमको याद रखनी है फ्रॉम ब्रिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। ये बात करता है इनहैंस्ड पनिशमेंट के बारे में। अब पुरानी जो आईपीसी थी हमारी, उसमें सेक्शन नंबर 75 जो है वो सेम चीज के बारे में बात करता था, लेकिन नाउ वी विल हैव सेक्शन नंबर 13। इसमें बोला गया कि अगर आपने चैप्टर 10 या फिर चैप्टर नंबर 17, चैप्टर 10 या फिर चैप्टर नंबर 17 में कोई भी ऑफेंस कमिट की है, ओके, सपोज ए ने एक बार चैप्टर 10 का एक ऑफेंस कमिट कर दिया जिसकी सजा थी 5 इयर्स की, 5 साल की सजा थी। ओके, दोबारा से इसने सेकेंड टाइम चैप्टर 10 का ही ऑफेंस कमिट किया है जिसकी सजा वही 3 साल से ऊपर की है, 5 इयर्स की सजा है। ओके, अब दोबारा से सेम चैप्टर के अंदर ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ए को आप इनहैंस पनिशमेंट दे सकते हो। यानी कि अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट मैक्सिमम 5 इयर्स है तो फिर भी आप उसको एक इनहैंस पनिशमेंट दे सकते हो, बिकॉज सेक्शन नंबर 13 आपको परमिट करता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस आप इसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी दे सकते हो फॉर द सेकेंड ऑफेंस, बिकॉज यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट का प्रावधान है। ओके, लेकिन आपको चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो इनहैंस पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है ये तभी अप्लाई होगा जब आपने चैप्टर 10 या चैप्टर 17 में कोई ऐसा ऑफेंस कमिट की है जिसके पनिशमेंट 3 इयर्स से ज्यादा की है। अब हमारा जो चैप्टर 10 है वो बात करता है काउंटरफीट कॉइन्स वगैरह के बारे में, एंड चैप्टर 17 हमारा बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है इनहैंस्ड पनिशमेंट की। अब हम आते चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। अब इसमें बात करी गई है कि अगर आप कोई भी ऑफेंस कमिट करते हो एंड अगर आपको उसके बाद जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाता है तो आपको उस ऑफेंस की सजा नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है
इसने मर्डर कमिट कर दिया, ए ने मर्डर कमिट कर दिया है, एंड जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये चीज प्रूव कर दी है कि हाँ ए ने मर्डर कमिट किया है। अब जब डिफेंस की बारी आती है तो वो बोलते हैं कि हाँ हम मान लेते हैं चलो कि ए ने मर्डर कमिट किए है, बट हम ये बोलते हैं कि ए उस टाइम पे मेंटली अनसाउंड था, यानी उसको पता ही नहीं था वो काम क्या कर रहा है। अब जो मेंटल अनसाउंडनेस का कॉन्सेप्ट है वो हमको देखने को मिलेगा इस जनरल एक्सेप्शन में। ओके, अगर एक मेंटली अनसाउंड पर्सन कोई भी एक्ट करता है, कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। इवन दो उसने वो ऑफेंस कमिट की है, स्टिल उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी। एंड दैट इज वाई ए को इस केस में मर्डर की सजा नहीं मिलेगी, बिकॉज उसको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जनरल एक्सेप्शन का, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब पुरानी आईपीसी जो है उसमें चैप्टर नंबर 4 बात करता था जनरल एक्सेप्शन के बारे में, बट यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 बात करता है विद रिगार्ड्स टू जनरल एक्सेप्शन। ओके, अब जो पुरानी आईपीसी थी उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है वो बात करता था जनरल एक्सेप्शन के बारे में, बट नाउ चैप्टर नंबर 3 जो है वो बात करता है जनरल एक्सेप्शन के बारे में। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 14 के ऊपर। अब सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 17 जो है वो हम इकट्ठे पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, बिकॉज दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सेक्शन 14 जो है वो बात करता है बाउंड बाय लॉ के बारे में, एंड सेक्शन 17 जो है वो बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में जो हमको डिस्कस करना है। ओके, सेक्शन 14 एक बार हम रीड करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। यानी कि अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ऐसा समझते हो कि मैं काम करने के लिए बाउंड हूं, बाध्य हूं, और वो काम आप कर देते हो, एंड आगे जाके वो काम निकलता है कि वो एक ऑफेंस था, इन दिस पर्टिकुलर केस आपको उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज यू वर एक्टिंग इन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि आप बाउंड बाय लॉ उस एक्ट को करने के लिए। अब बाउंड बाय लॉ होता क्या है, इसको हम समझते हैं इलस्ट्रेशन से। A soldier fires on mob by the order of a superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. अब यहाँ पे एक सोल्जर है, इसके सुपीरियर ने उसको बोला था कि जाओ और जाके एक निहत्थे क्राउड के ऊपर गोलियां चला दो। ओके, अब एक्चुअली में ए को यहाँ पे मना करना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे कोई भी उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं थी कि वो इस एक्ट को माने, सुपीरियर की इस बात को वो माने, बिकॉज कोई भी लॉ, कोई भी जो रेजीम है वो ये नहीं बोलती है कि आप निहत्थे क्राउड के ऊपर जाके गोलियां चला दो। ओके, ये एक लॉलेस सोसाइटी में ही हो सकता है, जैसे कि ब्रिटिश टाइम्स में होता था जब जनरल डायर ने निहत्थे क्राउड के ऊपर गोलियां चला दी थी, तो वहां पे एक गुलाम सोसाइटी में ये चीज हो सकती है, बट एक डेमोक्रेसी में ये चीज अलाउड नहीं है, एंड दैट इज वाई ए को यहाँ पे मना करना चाहिए था। बट स्टिल अगर उसने मना नहीं किया, उसको लगता था कि ही इज बाउंड बाय लॉ, सुपीरियर ने मेरे को बोल दिया है तो मेरे को मानना ही है, उसको ऐसा लगता था, एंड उसने जाके गोलियां चला दी। तो यहाँ पे हम ए को मर्डर के लिए पनिश नहीं करेंगे, बिकॉज सेक्शन 14 का जो बेनिफिट है वो उसको मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि ए ने गलती तो करी है, अगर वो नॉर्मल बंदा होता, ओके, जिसको सुपीरियर के ऑर्डर्स नहीं मिले होते, तो यहाँ पे उसको मर्डर की सजा हो जाती, बट स्टिल हम उसको नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ही वॉज एक्टिंग अंडर द कमांड ऑफ अ सुपीरियर। ओके, तो उसको सेक्शन 14 का हम बेनिफिट दे देंगे। अब सेक्शन 17 जो है यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज यूज हो रही है, बट यहाँ पे बात करी गई है जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में। अब बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ में डिफरेंस क्या है? बाउंड बाय लॉ नॉर्मली आप
उन सर्कमस्टांस में यूज करते हो जहां पे पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व हो, बिकॉज उनने काफी सारे ओथ्स ली होती हैं एंड उनको लॉ की काफी सारी बाउंडेशंस का यू नो पालन करना पड़ता है। बट अगर एक प्राइवेट पर्सन जो होता है, अगर एक प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व होता है, तो आप हमेशा सेक्शन 17 के अंदर उसको लेके आना। प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक प्राइवेट पर्सन ने ऐसा ऐसा काम कर दिया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, आप इसको कन्वर्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, देन यू विल ऑलवेज ब्रिंग हिम अंडर सेक्शन नंबर 17। ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के हिसाब से। अब जस्टिफाइड बाय लॉ होता क्या है, इसको हम समझते हैं इलस्ट्रेशंस के थ्रू। इसकी इलस्ट्रेशन बोलती है कि ए जो है वो जेड को एक मर्डर कमिट करते करते देख लेता है। एक को लगता है कि जेड एक मर्डर कमिट कर रहा है और उसको पकड़ लेता है। ओके, ए को लगता था कि ये काम मैं सही कर रहा हूं, आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू दिस थिंग बिकॉज मैं मर्डर कमिट होने से बचा रहा हूं। ओके, अब आगे जाके पता लगता है कि जेड जो है वो मर्डर कमिट नहीं कर रहा था, बल्कि सेल्फ डिफेंस में वो एक्ट कर रहा था। कोई दूसरा आदमी उसको मार रहा था तो वो सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा रहा था। ओके, अब यहाँ पे ए जो है उसको हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए पनिश नहीं करेंगे बिकॉज उसने जेड को पकड़ लिया। तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो हमको ए को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए पनिश करना चाहिए था, बट इन दिस पर्टिकुलर केस वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसको लगता था दैट आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू दिस थिंग, दैट इज वाई हम ए को यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए पनिश नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 17 में उसको हम बेनिफिट दे देंगे। तो यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ का इलस्ट्रेशन हमें दी हुई है, एंड सेक्शन 14 में बाउंड बाय लॉ की हमको इलस्ट्रेशन दी हुई है। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब दोनों ही जगह पे मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ में कोई गलत काम कर देते हो तो सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका यह मतलब है कि अगर सपोज ए जो है वो जाता है और सी का मर्डर कर देता है, ओके, विदाउट एनी रीजन, यहां पे वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को पता ही नहीं था कि मर्डर एक ऑफेंस है इंडिया में, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखनी है इसमें बस। अब सेक्शन 15 के ऊपर हम आते हैं। ये बात करता है जजेस इम्यूनिटी के बारे में, यानी जज को मिलने वाली इम्यूनिटी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक जज है, उन्होंने ट्रायल किया और बी को फांसी की सजा सुना दी। ओके, अब होता क्या है कि ए जो है ही वॉज अ सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट। ओके, इनके पास पावर नहीं थी बी को फांसी की सजा सुनाने की। ओके, फिर भी ये सुना देते हैं। ओके, एंड फांसी कैरी जो फांसी है वो बी को हो भी जाती है। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को आप मर्डर के लिए ट्राई नहीं करोगे बिकॉज उन्होंने एक ऑफिशियल कैपेसिटी में डिसीजन लिया है, इवन तो उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी। स्टिल अगर बी को यहाँ पे फांसी हो जाती है तो ए को आप मर्डर के लिए कन्वर्ट नहीं करोगे। ओके, बिकॉज सेक्शन 15 उसको एक इम्यूनिटी दे देता है। ओके, एंड एक्चुअली इसमें एक और चीज देखने वाली है। ए को लगता था इन गुड फेथ कि उसके पास जुरिसडिक्शन है बी को फांसी देने के लिए। ओके, उसको पता नहीं था कि सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट के पास पावर है ही नहीं। ए को इस चीज के बारे में नहीं पता था एंड इसलिए हम ए को यहाँ पे बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन अगर ए को पता था कि मेरे पास ये पावर नहीं है बी को फांसी देने के लिए एंड फिर भी वो बी को फांसी दे देता है एंड बी को फांसी हो जाती है, इन दैट पर्टिकुलर केस ए को हम सेक्शन नंबर 15 का बेनिफिट नहीं देंगे बिकॉज उसने गुड फेथ में काम नहीं किया। तो गुड फेथ का एंगल भी आपको याद रखना है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब सेक्शन नंबर 16 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला है कि अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को इफेक्ट में लाने के लिए कोई काम करते हो तो आपको जो है उस काम को करने के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब सपोज वही एग्जांपल हम लेते हैं,
ए सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट था, एंड इसने बी को फांसी की सजा सुना दी है। अब ये जो फांसी की सजा है ये सी को एग्जीक्यूट करनी थी, यानी सी एक हैंगमैन है, जल्लाद जो होते हैं, ये बी को फांसी देने वाले थे। अब अगर सी को लॉ की कोई जानकारी नहीं थी और इसने बी को फांसी दे दी, इन दिस पर्टिकुलर केस सी को आप सेक्शन नंबर 16 का बेनिफिट दे दोगे। बट अगर सी जो है, इनको जानकारी थी, इनको पता था कि ए जो है वो एक सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट है और उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है बी को फांसी देने के लिए, अब फिर भी सी अगर फांसी दे देता है तो ही इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ। यहां पे सी को आप सेक्शन नंबर 16 का बेनिफिट नहीं दोगे। ओके, तो यहां पे भी हमको देखना पड़ेगा गुड फेथ का एंगल। अब सेक्शन 17 जो है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अब सेक्शन नंबर 18 पे हम आते हैं। ये बात करता है एक्सीडेंट के डिफेंस के बारे में। इसमें बोला गया एक चीज कि अगर आप विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के कोई काम कमिट कर देते हो, कोई एक्सीडेंट आप कमिट कर देते हो, इन दैट केस आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बंदा है, ये क्या करता है, ये एक ट्री को काट रहा था एक्स से। एक एक्स होती है, उसे ट्री को वो काटी जा रहा था। ओके, यहाँ पे ए ने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, यानी प्रॉपर केयर एंड कॉशन जो है वो ए ने लिया हुआ था। प्रॉपर ग्लव्स वगैरह उसने पहने हुए थे, हर चीज उसने करी हुई थी। उसके बाद होता क्या है कि वो काट रहा था। एक बार क्या होता है, जो जब वो काटने लगा तो जो एक्स है उसके हाथ से निकल के पीछे की तरफ चली गई, एंड एक बंदा जो है जो पीछे खड़ा था उसको वो एक्स आके लग जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर आप एक्स से एक बंदे को मारते हो तो आपको मर्डर की पनिशमेंट मिल सकती है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम बचा लेंगे सेक्शन नंबर 18 के अंदर, बिकॉज इवन तो ए ने क्राइम कमिट की है बट वहां पे उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, एंड उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन लिया था सर्कमस्टांस में, एंड उसको हम इसलिए सेक्शन 18 का बेनिफिट दे देंगे। ओके, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज एक बंदा है, ये एक घर को कंस्ट्रक्ट कर रहा था, हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहा था। अब ए ने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए थे जब ये काम कर रहा था। नॉर्मली क्या होता है, जब आप घर बना रहे होते हो तो शीट्स आपको लगाने पड़ती है आसपास में, ताकि अगर वो पत्थर ऊपर से गिरे तो वो शीट्स के अंदर ही गिरे। ए ने ऐसा कुछ शीट्स नहीं लगाई थी एंड वो कंस्ट्रक्शन कर ही जा रहा था। अब एक पत्थर ऊपर से गिरता है एंड नीचे एक बंदा जा रहा था, उसको लग जाता है वो पत्थर एंड उससे उसकी डेथ हो जाती है। यहां पे हम ए को सेक्शन नंबर 18 का बेनिफिट नहीं देंगे, बिकॉज उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन एम्प्लॉय नहीं किया था। अगर वो शीट्स बनाता एंड फिर भी कोई पत्थर नीचे गिरता एंड किसी बंदे को लग जाती, तो हम बोल सकते थे कि ए ने यहाँ पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन एम्प्लॉय की है एंड सेक्शन नंबर 18 का हम बेनिफिट दे देते। बट हमारे एग्जाम्पल में ए को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सेक्शन 18 एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 के ऊपर। ये बात करता है नेसेसिटी के बारे में। अब होता क्या है, एक बंदा है जो कि एक शिप चला रहा था। ओके, अब शिप जो है बहुत ज्यादा आंधी आ जाती है, बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है पानी में, और जो उसकी डायरेक्शंस हैं वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। अब सामने दो बोट्स आती हैं, ए की जो शिप है उसके सामने दो बोट्स आती हैं। अब ए या तो बोट ए जो है उसको टक्कर मार सकता है, या बोट बी जो है
उसको टक्कर मार सकता है। दोनों में से एक को टक्कर तो लगनी है, बिकॉज और कोई चारा है ही नहीं, इधर उधर ए जा ही नहीं सकता। ओके, अब बोट ए में दो बंदे ट्रैवल कर रहे थे एंड बोट बी में टू पीपल, सॉरी, एंड बोट बी में 60 बंदे ट्रैवल कर रहे थे। ओके, अब ए क्या करता है, अपने शिप जो है बोट ए के ऊपर चढ़ा देता है एंड जो दो लोग हैं वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम मर्डर के लिए पनिश नहीं करेंगे, बिकॉज उसने ये काम करना ही था, ये एक नेसेसिटी थी। अगर वो दो लोगों को ना मारता तो 60 बंदों की जो बोट है उसके ऊपर उसको शिप चलानी पड़ती। उसको बचाने के लिए इसने बोट ए पे टक्कर मार दी है। दैट इज वाई ए विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 19। पीटी के हिसाब से आपको इसमें याद रखना है कि जो सेक्शन नंबर 19 है वो बात करता है नेसेसिटी के बारे में। ओके, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलती है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा कि उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में नेसेसिटी थी या फिर नहीं थी। अगर सपोज ऐसा होता कि ए के पास ऑप्शन थी कि वो ना ही बोट ए में टक्कर मारता ना ही बोट बी में वो टक्कर मारता, दोनों से उसको बचा लेता। ओके, एंड उसने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, तो यहाँ पे ए को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन नंबर 19 का। ये चीज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये हम केस को एग्जामिन करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। ओके, अब हम आते हैं इसकी इलस्ट्रेशन के ऊपर। जो उसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो आपको मैंने वैसे ही समझा दी है। जो शिप वाला एग्जाम्पल था वो यहीं से इंस्पायर्ड था। ओके, अब इसकी जो इलस्ट्रेशन बी है उसमें बोला गया है कि सपोज एक लोकेलिटी है जहां पे घर ऐसे एक साथ बने हुए हैं, चिपके हुए एक से, और कोई गैप है ही नहीं दोनों के बीच में। ओके, सपोज 10 घर ऐसे लाइन से बने हुए हैं। अब एक घर में आग लग जाती है। ओके, हमें पता है कि वो आग जो है वो बाकी घरों में भी फैल सकती है, एंड दैट इज वाई एक बंदा है उसने उस घर को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि आग भी वहीं बुझ जाए, आगे बढ़े ना। अब उस घर के अंदर काफी सारा सामान पड़ा हुआ था, काफी सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज ए ने उस घर को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या यहाँ पे हम ए को कोई पनिशमेंट दे सकते हैं? यहाँ पे हम ए को कोई पनिशमेंट नहीं देंगे बिकॉज सेक्शन 19 जो है वो यहाँ पे ए को प्रोटेक्ट कर लेगा। जो हमारी बी इलस्ट्रेशन है वो यही चीज के बारे में बात करती है। ओके।